दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में रूप नाम की एक अनोखी और बेहद सुंदर कन्या रहती थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि पूरा गांव उसकी चर्चा करता। उसके पिता एक संपन्न सेठ थे जो अपनी बेटी के लिए बड़े सपनों को संजोए हुए थे। लेकिन उसी गांव में बसंत नाम का एक गरीब युवक भी रहता था। उसकी गरीबी के बावजूद उसका चेहरा आकर्षक और स्वभाव ईमानदार था। रूप और बसंत की पहली मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी थी। सेठ ने रूप के लिए बड़े घराने के रिश्ते सोचे थे, लेकिन रूप के दिल की धड़कनें तो बसंत के लिए ही थीं। अब आगे रूप बसंत किस्सा भाग 2 सुने। गांव में सुबह का सूरज उग रहा था। नीले आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। रूप अपने आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो दिल में कोई गुप्त ख्वाब पल रहा हो। वह हाथों में मेहंदी की पत्तियां लिए सोच में डूबी थी। तभी उसके पिता सेठ जी आंगन में आए। सेठ जी बोले, रूप, अब तेरी शादी की बातें करनी होंगी। बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए हैं। तू हमारी शान है, तुझे राजसी ठाठ से विदा करेंगे। रूप चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में बसंत का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं, मगर होठों पर खामोशी थी। उधर गांव के दूसरे छोर पर बसंत अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसके कपड़े सादे थे, मगर चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। वह रूप से मिली उस पहली नजर को भुला नहीं पा रहा था। शाम होते होते गांव में मेले की तैयारी शुरू हो गई। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। रूप ने सुना कि बसंत भी उस मेले में आएगा। उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह मेला उनके रिश्ते की नई शुरुआत बनेगा या मुश्किलों का नया दौर लाएगा? गांव का मेला पूरे शबाब पर था। दूर दूर से लोग आए थे। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें, ऊंट घोड़े और ढोल नगाड़ों की गूंज ने पूरे वातावरण को उत्सव में बदल दिया था। रूप अपने पिता के साथ मेले में पहुंची। उसने गुलाबी रंग का राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट हल्का सा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक उस घूंघट के पार भी सबको मोह ले रही थी। दूसरी ओर बसंत भी अपने दोस्तों के साथ मेले में आया था। साधारण धोती कुर्ता पहने हुए, लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में गहराई ली। भीड़ के बीच अचानक उनकी नजरें मिली। पहली नजर जैसे फिर से दिल में तूफान ले आई। रूप ने शर्म से नजरें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। बसंत के दिल की धड़कन तेज हो गई, मानो पूरे मेला का शोर थम गया हो और सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही हो। तभी ढोल बजने लगे और गांव की लड़कियां घूमर नृत्य करने लगीं। रूप का मन किया कि वह भी इसमें शामिल हो जाए। वह धीरे धीरे उठी और नृत्य में शामिल हो गई। उसके घाघरे की लहरें और हाथों की चूड़ियों की खनक पूरे मेले का आकर्षण बन गई। बसंत की नजरें उसी पर टिकी रहीं। उसने मन ही मन कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक दिन यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। लेकिन तभी अचानक रूप के पिता ने बसंत को देख लिया। उन्होंने गहरी नजर से उसे देखा और मन ही मन सोचने लगे, ये गरीब लड़का मेरी बेटी के पास मंडरा क्यों रहा है? इसे रोकना होगा। इस तरह मेले की इस पहली मुलाकात ने रूप और बसंत के दिलों को तो करीब ला दिया, लेकिन उनके रिश्ते पर मुश्किलों का साया भी मंडराने लगा। मेले से लौटने के बाद सेठ जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने रूप को चुपचाप देखा और फिर अपने आप से बोले, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। उसका रिश्ता किसी बड़े घराने में होना चाहिए। ये बसंत गरीब घर का लड़का है, इससे दूरी बनाए रखना ही ठीक रहेगा। रूप ने पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। वह समझ गई कि उन्होंने बसंत को देख लिया था। रूप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, रूप, तुम अभी बच्ची हो। तुम्हें समझ नहीं कि समाज में इज्जत सबसे बड़ी होती है। उस लड़के से दूर रहना, वरना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रूप ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में बसंत की छवि और भी गहरी हो गई। उधर बसंत अपने छोटे से घर में बैठा चुपचाप रूप की मुस्कान को याद कर रहा था। उसकी मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज इतना चुप क्यों है? बसंत ने हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं मां, बस गांव का मेला बहुत अच्छा था। लेकिन मां की ममता ने सब भांप लिया।
उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, गरीब का सपना बड़ा हो तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो भगवान भी मदद करते हैं। बसंत की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह रूप का हाथ जरूर थामेगा। इधर सेठ जी ने गांव के एक अमीर ठाकुर से मिलने का मन बनाया। उन्होंने तय कर लिया था कि रूप का रिश्ता उसी के घर करवाना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्यार के धागे किसी रिश्ते या दौलत से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। सेठ जी अपने पुराने परिचित ठाकुर साहब से मिलने पहुंचे। ठाकुर गांव का सबसे रईस आदमी था, ऊंचे कद काठी वाला, चौड़े कंधे और बड़ी मूंछों वाला। उसके घर में नौकर चाकरों की भरमार थी। सेठ जी ने आदर से कहा, ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं, मेरी रूप अब बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूं कि उसका रिश्ता किसी बड़े घराने में हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी ओर देखूं। ठाकुर मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपकी बेटी की सुंदरता के चर्चे तो मैंने सुने ही हैं। अगर रिश्ता होना है तो मेरा बेटा भी तैयार रहेगा। उसने अपने बेटे राजवीर को बुलाया। राजवीर लंबा चौड़ा जवान था, महंगे कपड़ों में, हाथ में सोने की अंगूठियां और आंखों में घमंड। राजवीर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सेठ जी, आपकी बेटी रूप को मैंने मेले में देखा था। सच कहूं तो वह मुझे भा गई है। अगर आप हामी भर दें तो मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। सेठ जी का मन जैसे हल्का हो गया। उन्होंने सोचा, बस यही सही है। ठाकुर का घराना हमारे नाम और इज्जत को और ऊंचा कर देगा। उधर रूप अपने आंगन में बैठी सोच रही थी। उसके कानों में अब भी बसंत की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी सहेली सरोज ने आकर धीरे से कहा, रूप, तुझे पता है, तेरे पिताजी ने तेरा रिश्ता ठाकुर के बेटे राजवीर से तय कर दिया है। यह सुनकर रूप का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल जैसे बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है। मैं बसंत के बिना कैसे जी पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन पिता के डर से वह कुछ कह भी नहीं पाई। रूप की किस्मत का फैसला हो चुका था, लेकिन प्यार की राह इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि सेठ जी ने अपनी बेटी रूप का रिश्ता ठाकुर के बेटे राजवीर से तय कर दिया है। यह बात आखिरकार बसंत के कानों तक भी पहुंच गई। जब उसने सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गया, मानो किसी ने उसके सीने में तेज तलवार घोंप दी हो। उसका मन बार बार कह रहा था, नहीं, ये झूठ है। रूप सिर्फ मेरी है, वह किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती है। उस रात बसंत नींद नहीं ले पाया। वह अकेला नदी के किनारे बैठा रहा। चांदनी में उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे और मन में तूफान उठता रहा। उसके दोस्त रमेश ने आकर कहा, बसंत, तुझे हिम्मत रखनी होगी। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तुझे लड़ना होगा। रूप तुझे चाहती है, मैं उसकी आंखों में देख चुका हूं। बसंत ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, रमेश, मैं गरीब हूं और ठाकुर के सामने मेरी क्या औकात, लेकिन रूप मेरी सांसों में बसती है। अगर उसे खो दिया तो जीते जी मर जाऊंगा। उधर रूप अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, बसंत, मेरा दिल सिर्फ तेरा है, पर पिताजी के सामने मैं लाचार हूं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा और चांद से जैसे कह रही थी, बसंत, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे बचाने आ। अब कहानी का मोड़ और भी पेचीदा हो गया था। रूप और बसंत का प्यार किस्मत की आंधी में फंस चुका था और ठाकुर का परिवार इस प्यार को कुचलने पर आमादा था। बसंत ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे रूप से मिलना ही होगा। रात का अंधेरा छा चुका था। पूरा गांव नींद में डूबा था। बसंत ने अपने कदम रूप के घर की ओर बढ़ाए। सेठ जी का बड़ा सा घर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। दरवाजे पर 2 नौकर पहरा दे रहे थे। बसंत पीछे के रास्ते से धीरे धीरे अंदर घुसा। आंगन में एक दीपक टिमटिमा रहा था। रूप अपने कमरे की खिड़की पर बैठी रो रही थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, अचानक उसे अपने सामने बसंत दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे से बोली, बसंत, तू यहां? अगर पिताजी ने देख लिया तो। बसंत ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक होकर कहा, रूप, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तू ही बता, क्या तू भी मुझे चाहती है?
रूप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बसंत, मेरा दिल सिर्फ तेरा है, लेकिन पिताजी ने मेरा रिश्ता ठाकुर के बेटे से तय कर दिया है। मैं क्या करूं? बसंत ने दृढ़ स्वर में कहा, रूप, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। मुझे सिर्फ तेरी हामी चाहिए। रूप ने कांपते हाथों से उसकी हथेलियां थाम ली और धीमे से कहा, हां बसंत, मैं तेरी ही रहूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े, लेकिन तभी अचानक आंगन से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई नजदीक आ रहा था। आंगन से आती आहट ने रूप और बसंत दोनों का दिल जोर जोर से धड़काना शुरू कर दिया। रूप ने तुरंत बसंत का हाथ छोड़ते हुए फुसफुसाया, बसंत, जल्दी छुप जा, कोई आ रहा है। बसंत ने झटपट कमरे के कोने में रखी बड़ी अनाज की बोरियों के पीछे पनाह ले ली। रूप ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले और खिड़की बंद कर ली। तभी कमरे में उसकी सहेली सरोज दाखिल हुई। उसने देखा कि रूप का चेहरा लाल है और आंखें भीगी हुई हैं। सरोज ने शक भरी निगाहों से कहा, रूप, तू रो रही थी, सब ठीक तो है ना? रूप ने हकलाते हुए कहा, ना, नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। सरोज थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुझे शायद किसी की याद सता रही है। खैर, चल सो जा, सुबह तेरे पिताजी ने कहा है कि ठाकुर के घर जाना है। यह सुनकर रूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जाते ही बसंत बोरियों के पीछे से बाहर निकला। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। रूप, अगर तेरे पिताजी सच में तुझे ठाकुर के घर ले गए तो फिर हमारा मिलना नामुमकिन हो जाएगा। हमें अभी कोई रास्ता निकालना होगा। रूप की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, बसंत, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बसंत ने उसके आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, रूप, डरने की जरूरत नहीं। सच्चा प्यार छुपाया नहीं जाता। मैं तुझसे वादा करता हूं, तुझे किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने उनकी इस गुप्त मुलाकात को पर्दे के पीछे से देख लिया है। जिस वक्त रूप और बसंत एक दूसरे से मिलकर कस्में खा रहे थे, खिड़की के पीछे से कोई और सब देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि सेठ जी का नौकर रामलाल था। रामलाल चालाक किस्म का आदमी था और ठाकुर के घर आना जाना भी रखता था। उसकी आंखों में लालच और मन में ईर्ष्या भरी रहती थी। उसने मन ही मन सोचा, वाह, अगर ये खबर ठाकुर तक पहुंचा दूं तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। सेठ जी की इज्जत भी मेरे हाथों में आ जाएगी। रामलाल चुपचाप वहां से खिसक गया, लेकिन जाते जाते उसने साफ देख लिया कि रूप और बसंत एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। सुबह हुई। गांव में लोग रोज की तरह खेत खलिहानों में काम में लग गए, लेकिन रामलाल के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वह सीधा ठाकुर के दरबार पहुंचा और राज खोल दिया। ठाकुर गुस्से से तमतमा उठा। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, क्या? सेठ की बेटी रूप और वो गरीब लड़का बसंत? ये हमारी इज्जत के साथ मजाक है। अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो लोग हम पर हंसेंगे। राजवीर, जो पास ही बैठा था, क्रोध से बोला, पिताजी, मुझे तो पहले से शक था। बसंत ने हिम्मत कैसे की मेरी होने वाली दुल्हन से मिलने की? अब उसे सबक सिखाना ही होगा। ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, राजवीर, बसंत को ऐसी सजा मिलेगी कि गांव में कोई गरीब लड़का कभी अमीर घर की बेटी की ओर ना देखे। आज रात तक उसकी दुनिया अंधेरी कर दो। उधर रूप को इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह तो अब भी खिड़की पर बैठकर बसंत की यादों में खोई थी, लेकिन आसमान में काले बादल छा रहे थे। बसंत की जिंदगी अब सबसे बड़े तूफान के किनारे पर खड़ी थी। रठासी गांव पर शाम का साया उतर चुका था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली थी, लेकिन बावड़ी के चारों ओर अंधकार और रहस्य का धुंधल का छाया था। ठाकुर रणधीर अपने 4 आदमियों के साथ उस रात सच का सामना करने निकल पड़ा। हाथ में मशाल, कमर में तलवार और मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण लिए वे बावड़ी के किनारे पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, नीचे से ठंडी हवा का झोंका उठा। हवा में गीले पत्थर और लोहे जैसी गंध थी। सावधान रहना, रणधीर ने धीमे स्वर में कहा। इस बावड़ी में जो कुछ भी है वो जिंदा नहीं, लेकिन जागता जरूर है। मशालों की लौ कांपने लगी। दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। कोई पुराने संस्कृत के अक्षर लग रहे थे
कोई खून जैसे दाग। गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि यह बावड़ी इंसानों ने नहीं, आत्माओं ने खुद बनाई थी। और आज रणधीर उसी सच को परखने आया था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, आवाजें बदलने लगीं। पहले हवा का शोर, फिर पानी की टपकती बूंदें, और फिर किसी के रोने की धीमी धीमी गूंज। कौन है वहां? रणधीर ने गरज कर पूछा। जवाब में सिर्फ एक करुण चीख सुनाई दी, जो सीधे बावड़ी की गहराई से उठी। रणधीर ने मशाल आगे बढ़ाई। तभी एक दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, वो लौट आएगा जिसने हमें छोड़ा था। उसके साथ ही नीचे से किसी के कदमों की आहट आई, धीरे धीरे, भारी भारी, मानो पत्थरों के नीचे से कोई उठकर ऊपर आ रहा हो। रणधीर ने तलवार तानी। कौन है तू? अंधेरे से एक आकृति उभरी, लंबे केश, मिट्टी से सना शरीर और आंखों में जलती हुई आग। वह कोई इंसान नहीं लग रहा था। रणधीर के आदमी भागने लगे, लेकिन रणधीर जमे रहे। वह आकृति बोली, तुम इंसानों ने जो अधूरा छोड़ा, उसे पूरा करने हम लौटे हैं। मशाल बुझ गई और बावड़ी के ऊपर अचानक हजारों कौवों की चीखें गूंज उठीं। बावड़ी की गहराई में सब कुछ शांत हो गया था, मानो समय ठहर गया हो। रणधीर की मशाल बुझ चुकी थी और उसके चारों ओर सिर्फ अंधकार था। कानों में अब सिर्फ एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुराना मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, ठाकुर साहब, ऊपर चलिए, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। रणधीर ने धीमे स्वर में कहा। जो आवाज हमने सुनी वह किसी इंसान की नहीं थी, वह किसी आत्मा की पुकार थी। इतना कहकर वह दीवार के पास गया जहां खून से लिखा था, वो लौट आएगा जिसने हमें छोड़ा था। वह हाथ से दीवार पर पहुंचने लगा। तभी पत्थर के पीछे से एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के भीतर से ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध निकली। रणधीर ने तलवार उठाई और भीतर प्रवेश किया। भीतर जो देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां थीं और हर मूर्ति के चेहरे पर इंसानों के जैसे भाव। कुछ मुस्कुरा रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ के मुंह खुले हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जीवित अवस्था में पत्थर बना दिया हो। रणधीर के कदम रुक गए। हे भगवान, ये तो हमारे गांव के लोग हैं, उनके साथी ने कांपते हुए कहा। उसी समय एक भारी स्वर गूंजा, तुमने हमारी पूजा अधूरी छोड़ी थी ठाकुर, अब तुमसे हमारा हिसाब पूरा होगा। और दीवार की सबसे बड़ी मूर्ति सेठ चंदनलाल की, यानी रूप के पिता की, धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आंखें खुलीं और उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। रणधीर भय से पीछे हटे, लेकिन जमीन फट गई और उसमें से लाल धुआं निकलने लगा। बावड़ी की सीढ़ियां कांपने लगीं और बाहर पूरा गांव बिजली की तरह गूंजने लगा। उधर गांव में उसी रात रूप अपने आंगन में बैठी थी। हवा तेज हो चली थी, दीपक बार बार बुझ रहा था। अचानक दूर बावड़ी की दिशा से लाल रोशनी उठी। रूप घबरा गई और उसी पल उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, रूप, मत जा वहां। रूप कांप उठी। पिताजी, ये कैसी आवाज है? उसने देखा उसकी मां भी बाहर खड़ी थी, पर चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। तेरे पिता अब लौट नहीं सकते रूप। मां की आंखों से आंसू बह निकले। बावड़ी ने उन्हें निगल लिया है। रूप चिल्ला उठी, नहीं, पिताजी जिंदा हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। वह दौड़ती हुई बावड़ी की ओर भागी। गांव के लोग पीछे पीछे चिल्लाते रहे, रूप मत जा, वहां मौत है। पर रूप रुकने वाली नहीं थी। जब वह बावड़ी के किनारे पहुंची, नीचे से लाल धुआं और चीखें उठ रही थीं। और अचानक नीचे से रणधीर की तलवार का टुकड़ा ऊपर आकर जमीन पर गिरा, खून से सना हुआ। रूप वहीं घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक नाम, बसंत। आसमान में बिजली कड़की, हवा में राख उड़ने लगी और उसी पल बावड़ी की गहराई से एक पुरुष की परछाई ऊपर उठी, जो किसी इंसान की नहीं थी। रूप के पिता और ठाकुर रणधीर दोनों रहस्यमय तरीके से बावड़ी में समा गए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या बावड़ी के भीतर कोई शाप है या कोई अनदेखा रक्षक? क्या रूप इस रहस्य को सुलझा पाएगी और क्या बसंत लौटेगा? दोस्तों, भाग 3 जल्दी ही अपलोड किया जाएगा।